बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। चैप्टर नंबर 5 और टाइटल है इंटेग्रल्स। सेक्शन 5.1 एरियाज़ एंड डिस्टेंसेस। इस सेक्शन में हमने किसी रीजन का एरिया फाइंड करने के हवाले से जो हमने फार्मूलेशन देखनी है, आप और उसको जो है वो लिंक करना है एरिया फाइंड करने को किसी रीजन का इंटेग्रल के साथ। आप अपनी पिछली क्लासेस से जो है वो जानते हैं कि जो इंटेग्रल है वो हमें एरिया अंडर द कर्व देता है। अब ये एरिया अंडर द कर्व कौन सी कर्व और कौन सा एरिया, ये मैं ज़रा लिखता हूँ। इंटेग्रल अगर आपके पास ए से बी है एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो हम ये कहते हैं कि ये हमें देता है एरिया अंडर द कर्व। कौन सी वाली कर्व? वो कर्व जो एफ ऑफ एक्स से जनरेट हो रही है। एफ ऑफ एक्स कर्व ही है। हम ग्राफ बनाना सीख चुके हैं पिछले सेमेस्टर में। तो ये एफ ऑफ एक्स को प्लॉट करते हैं तो ये कर्व आती है। और कहाँ से कहाँ तक लेना है इसको? ए से लेके बी कोई दो नंबर ले लें, कहीं से स्टार्ट कर लें, कहीं पे एंड कर लें। जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं उसको हम ए कह रहे हैं और जहाँ पे उसको एंड कर रहे हैं उसको हम बी कह रहे हैं। तो अब ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ है और इसमें जो ब्लू लाइन है ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स है। इसके अंडर अगर हम इंटेग्रेट करते हैं इस एफ ऑफ एक्स को, तो हम कहेंगे कि इस कर्व के अंडर जो है वो एरिया आ गया। ये जो नीचे मैंने फार्मूला लिखा है उसे हमें क्या मिल जाएगा? इस एस रीजन का ये जो शेडेड रीजन है आपको ब्लू कलर, लाइट ब्लू कलर में नज़र आ रहा है, इसका ये एरिया आ जाएगा। अब ये पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए है और लेफ़्ट साइड पे, और ये राइट साइड पे है एक्स इज इक्वल टू बी। तो ये वर्टिकल लाइन इसकी इक्वेशन एक्स इज इक्वल टू ए बन जाएगी, यू ऑलरेडी नो, और ये एक्स इज इक्वल टू बी बन जाएगी। और हॉरिजॉन्टल जो एक्स एक्सिस है ये, और ये ऊपर जो कर्व आ रहा है ब्लू लाइन में, इसको आप बाउंड कर दें तो ये जो बाउंडेड रीजन बन गया है एस, ये इसका एरिया जो है वो हमें मिल जाएगा इंटेग्रल कंप्यूट करने से। अच्छा, अब ये बात आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन बुक वाला जो है वो बिल्कुल ही स्टार्ट से जो है वो उसको चीज़ों को लेके चल रहे, तो हम भी उसको उसी तरह से लेके चलते हैं। We begin we begin by attempting to solve the area problem. Find the area of the region S that lies under the curve y is equal to f of x from a to b. This means that S illustrated in figure 1 is bounded by the graph of the function f continuous function है, जबकि f जो है वो पॉजिटिव है। इस सूरत हाल में पॉजिटिव है। आप देख लें एफ ऑफ एक्स सारा कर्व एक्स एक्सेस से ऊपर है, तो फिर इसका यही मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं। द वर्टिकल लाइंस, कौन सी वर्टिकल लाइंस एक्स इज इक्वल टू ए, एक्स इज इक्वल टू बी एंड द एक्स एक्सेस, वही बात है जो भी मैं बता चुका हूँ। अब इंटेग्रल्स की जो है वो एरिया फाइंड करने की हमें ज़रूरत कैसे पेश आ रही है, वो यहाँ से शुरू करता है। रेक्टेंगल का एरिया, वो कोई रेक्टेंगल है, उसकी लेंथ है एल और विड्थ है डब्ल्यू, रेगुलर शेप है, और इसका एरिया अगर हम फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो हमें कोई मसला नहीं है। जानते हैं हम कि एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर कोई जो रीजन है वो ट्रायंगुलर है, नो प्रॉब्लम, ट्रायंगल का एरिया हम फाइंड करना जानते हैं, मैट्रिक्स से जानते हैं, एफ से जानते हैं। पॉलीगॉन है, उसको मुख्तलिफ रेक्टेंगल्स में डिवाइड कर दिया। एक का नाम एक पहली का एरिया A1 कह दिया, दूसरी का A2, तीसरी का A3 है, फिर A4 है। तो ये सारे एरियाज़ जो हैं वो आप रेक्टेंगल वाले फार्मूले से कंप्यूट कर सकते हैं और उनको ऐड कर लेने से हमारे पास जो है वो टोटल एरिया आ जाता है। अब ये तो थे रेगुलर
रीजन्स, रेगुलर शेप रीजन्स थे। और अगर इरेगुलर है जैसा कि हमें यहाँ पे फिगर 1 में नज़र आ रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में जो है वो हमारे पास कोई इस तरह से नहीं है कि हम लेंथ विड्थ बना लें या रेक्टेंगल बना लें और एरिया फाइंड कर लें। ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो फिर हमें इंटेग्रल्स का सहारा लेना पड़ता है। अच्छा, अब थ्योरी को जो है वो डेवलप करने से पहले वो एक एग्ज़ाम्पल लेता है। एग्ज़ाम्पल नंबर 1, वो कहता है यूज़ रेक्टेंगल्स टू एस्टिमेट द एरिया अंडर द पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फ्राम 0 to 1, यानी x इज इक्वल टू 0 है और x इज इक्वल टू 1 है। द पैराबोलिक रीजन एस इलस्ट्रेटेड इन फिगर 3। ये आपके पास है फिगर नंबर 3, और इसकी वो बात कर रहे हैं कि ये जो शेडेड रीजन है, ये जो नज़र आ रहा है, इसका आप एरिया फाइंड करें। तो इसका एरिया फाइंड करने से पहले या इसकी बात करने से पहले मैं आपको वो इसी तरह की है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, ताकि अगली चीज़ें जो है वो आपको आसानी से जो है वो समझ आ सकें। थोड़ी सी मैंने जगह बनाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास जो है वो कोई फंक्शन है, कहीं से आ रहा है और कहीं जा रहा है। ये कर्व है और इसका नाम जो है वो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये एफ ऑफ एक्स है, और आप इसको जो है वो ए से बी रीजन में जो है ये आप डील कर रहे हैं। अब ए से पीछे भी कहीं फंक्शन मौजूद है और बी से आगे भी कहीं मौजूद है, तो ये लाइन बना लें x इज इक्वल टू ए लाइन, और यहाँ पे x इज इक्वल टू बी लाइन बना लें। अब हम इंटरेस्टेड हैं ये जो बाउंडेड रीजन बन गया है इसका एरिया फाइंड करने में। अगर मैं इसका नाम s लिख देता हूँ, अब एक तो वो वही वाली बात है कि इंटेग्रल कंप्यूट करें, लेकिन क्वेश्चन में उसने कहा यूज़ रेक्टेंगल्स टू कंप्यूट द टू अप्रॉक्सीमेट द एरिया अंडर द कर्व। अब एक ऑप्शन आपके पास ये है कि ये जो पॉइंट ए है, मतलब ये लेफ़्ट साइड पे ये नज़र आ रहा है पॉइंट ए है, इसके ऊपर आप फंक्शन की वैल्यू कंप्यूट करें तो वो क्या होगी। फंक्शन की वैल्यू ए के ऊपर ज़ाहिर है, आप इसको किया हुआ है काम ये सारा, वो उस फंक्शन की वैल्यू होगी एफ़ ऑफ ए। और एफ़ ऑफ ए जो है वो कौन सी पोजीशन बनेगी, ये वाली पोजीशन बनेगी। आपके पास x इज इक्वल टू ए, ये x एक्सेस के ऊपर a है, और एफ़ ऑफ ए कौन सी वैल्यू होती है, वो y के अलांग होती है। ग्राफ आप प्लॉट करते रहें, आपको पता है। तो ये हाइट जो है ये एफ़ ऑफ ए है। अच्छा, अब मैं ये करता हूँ कि यहाँ से जो है वो मैं रेक्टेंगल बनाता हूँ। ये रेक्टेंगल बन गया, और ये लाइन x इज इक्वल टू बी, और ये लाइन एक्स एक्सेस वाली, और ये मैंने बोल्ड कर दिया। उसने कहा है कि आप इस रेक्टेंगल के ज़रिए इसको जो है वो अप्रॉक्सीमेट करें। तो अब हम रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है, लेंथ इनटू विड्थ। अब ये जो वर्टिकल लेंथ है ये क्या है, एफ ऑफ ए है, ये हमें फंक्शन से पता है। और जो हॉरिजेंटल लेंथ है वो हमें पता है, वो क्या है, बी माइनस ए। तो यहाँ पे हम अगर एक बात करना चाहें तो हम ये कह सकते हैं, अगर रेक्टेंगल से हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एस है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू बी माइनस ए, ये लेंथ है, मल्टीप्लाइड बाई हाइट क्या बनी है, एफ ऑफ ए। अब इससे हम जो है वो अप्रॉक्सीमेट अगर करते हैं, हम कहते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेशन है, तो ठीक है ये अप्रॉक्सीमेशन है, बट दिस इज़ पुअर अप्रॉक्सीमेशन। पुअर अप्रॉक्सीमेशन कैसे है, पुअर अप्रॉक्सीमेशन ऐसे है कि जो तो रेक्टेंगल में एरिया आ गया वो आ गया।
अब जो बाकी रह गया, जिसको ये मैं सर्कल सा बना रहा हूँ, जो बाकी रह जाने वाला एरिया है, ये एरर में चला गया, ये तो कैप्चर ही नहीं हुआ। तो ये एक तरह से यानी एक हमने अप्रॉक्सीमेशन की बात कर ली। ये ज़रा समझना इस बात को गौर से, ये कोई बोरिंग बात नहीं है। आप ये कागज़ बनाएं, इसको कागज़ पेन लें, और जैसे ये मैं समझा रहा हूँ आप उसी तरह से उसको लेकर चलें, तो इसमें कोई मसला नहीं है, सादा सी बात है। अच्छा, एक ऑप्शन तो ये थी, ये एरिया जो बच गया, ये रह गया, ये एरर में चला गया। अब दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि ये जो आपने जिसका एरिया फाइंड करना था, आप ये ए पॉइंट के ऊपर ये रेक्टेंगल हम बनाने की बात कर रहे थे, यहाँ से बनाने की बजाय ये मैंने मिटा दिया है, आप बी पॉइंट से रेक्टेंगल बनाएं। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है। तो अब अगर इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करें तो क्या होगा, ये ए के ऊपर तो हम, ये जो लाइन बन रही है इसकी तो हमें हाइट का पता नहीं है। ये जो बी के ऊपर हाइट बन रही है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ राइट साइड पे, इसका हमें पता है कि एफ ऑफ बी है, और ये जो विड्थ है इसकी, ये बी माइनस ए है। इस सूरत में क्या होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, इस सूरत में एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये होगा बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ बी। अब ये वाला एरिया जो रेक्टेंगल का है, ये असल एरिया से बढ़ गया है। पहले वाला कम हो गया था, जब आप ए पॉइंट से रेक्टेंगल बना रहे थे, मैं दोबारा बना रहा हूँ, तो असल एरिया से ये एरिया कम हो गया था। अब वाली सूरत हाल में क्या है, ये एरिया असल से बड़ा हो गया है। यानी अगर आप ए पॉइंट के ऊपर से अप्रॉक्सीमेशन लेते हैं, तो आप एरिया जो है वो कुछ पोर्शन उसका रह जाता है, वो भी एरर है, और यहाँ पे इजाफी एरिया आ गया तो इसमें भी एरर है। एक ऑप्शन और भी हो सकता है, वो क्या ऑप्शन हो सकता है, वो ऑप्शन ये हो सकता है कि आप ए और बी दोनों की बजाय आप कोई सेंटर लाइन सी ले लें, ये सी पॉइंट ले लें जो कि ए और बी का एवरेज है, यानी सी इज़ इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। यहाँ पे रेक्टेंगल बना लें, सॉरी। अब जब इस रेक्टेंगल का आप एरिया लेंगे तो इसका भी आप ले सकते हैं, लेंथ इनटू विड्थ। ये उसी तरह से हॉरिजेंटल लाइन तो हर केस में वही, हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो सब में वही सेम रहेगा, बी माइनस ए। और इस केस में अब जो हाइट है वो चूँकि सी पॉइंट के ऊपर ले रहे हैं और वो फंक्शन तक लेके जानी है हमने हाइट। ये इसको अगर मैं दोबारा बनाऊँ ज़रा साफ करके, तो ये फंक्शन तक आपने पहुंचना ज़रूरी है आपका, ताकि वो एफ ऑफ सी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। ये एफ ऑफ सी है, ये सी पॉइंट है, ये ए है, ये बी है, और सी दोनों के सेंटर में। तो यहाँ से आप जो है वो रेक्टेंगल बना लें। तो अब इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ सी। तो ये इस तरह से है। अब एक ऑप्शन ये हो सकता है कि ये तो आप बना रहे थे ना एक ही रेक्टेंगल से, एक ऑप्शन ये हो सकता है कि एक से ज़्यादा रेक्टेंगल्स बनाई जाए। अब एक से ज़्यादा रेक्टेंगल कैसे बनाएं, एक से ज़्यादा रेक्टेंगल ऐसे बनाएं कि आप, ये पॉइंट ए है लेफ़्ट पे और ये पॉइंट बी है राइट पे, आप दरमियान में इक्वी डिस्टेंस जो है वो कुछ पॉइंट्स मार्क कर लें। इक्वी डिस्टेंस कैसे होंगे, ए है, आप एच एक डिस्टेंस स्पेसिफाई कर लें किसी भी दो पॉइंट्स के दरमियान में, एच डिस्टेंस, ये इन दो के दरमियान में एच एच एच,
यानी ए में एच ऐड करें तो अगला पॉइंट आ जाएगा, उसमें एच ऐड करें अगला पॉइंट आ जाएगा, उसमें एच ऐड करें अगला, और इस तरह से अगला। या इससे पहले हम सिर्फ दो रेक्टेंगल से अगर हम करें तो फिर क्या होगा? पहले सादा कर लेते हैं, 2 पॉइंट्स वाला कर लेते हैं। पहले एक ही रेक्टेंगल बना रहे थे इस तरह से, ए पॉइंट के ऊपर हम बना रहे थे, ए पॉइंट की मदद से एक ही बना रहे थे। अब हम 2 पॉइंट्स ले लेते हैं, एक ए बी और एक सेंटर पॉइंट सी ले लेते हैं। अच्छा, अब आपको पता है कि किसी इंटेग्रल को ए से बी अगर मौजूद है तो उसको हम लिख सकते हैं इंटेग्रल ए से सी प्लस इंटेग्रल सी से बी, और सी जो है वो ए और बी के दरमियान में मौजूद है। तो यानी हम इन दो इंटेग्रल किसी रीजन को दो रीजन्स में, ए बी रीजन को जो है वो ए सी और सी बी में जो है वो हम उसको डिवाइड कर सकते हैं, और फिर उन दोनों का अलग अलग एरिया जो है वो कंप्यूट करके उनको ऐड कर दें तो टोटल एरिया आ जाता है। यानी अब मैं कहना ये चाहता हूँ कि आप इन ये स्प्लिट कर दें और इसको डिक्लेयर करें लेफ़्ट वाले कि ये एरिया 1 है और ये वाला एरिया 2 है। क्या मतलब? यानी ये दोनों यूँ समझ लें कि अलग अलग प्रॉब्लम हो गया एक तरह से। अच्छा, अलग अलग प्रॉब्लम हो गया तो इसकी रेक्टेंगल भी अलग अलग बना लें। रेक्टेंगल अलग अलग कैसे? कि ए ये जो पहले वाला रीजन है, ये जो भी मैंने एरो बनाया है, इसकी रेक्टेंगल अलग बनाएं, इसकी रेक्टेंगल अलग बना लें, और इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इनटू विड्थ। लेंथ क्या है? ये बी माइनस सॉरी सी माइनस ए है, ये वाली लेंथ आप कंप्यूट कर लें। ये लेंथ क्या है? सी माइनस ए। और ये जो वर्टिकल लेंथ है ये क्या है? एफ ऑफ ए। तो पहले वाला का क्या बनेगा? सी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ ए। और दूसरे वाले का क्या बनेगा? दूसरे वाले की रेक्टेंगल जो है वो आप यहाँ से बनाएं। इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ये जो हॉरिजेंटल है लेंथ ये वाली, और मल्टीप्लाइड बाई ये जो वर्टिकल लेंथ ये एफ ऑफ सी आ जाएगी। तो अब आप ये देख सकते हैं कि पहले वाले केस में जब आप सिर्फ एक रेक्टेंगल ले रहे थे तो एक रेक्टेंगल ये इस तरह से बन रही थी, उस वक्त एरिया जो है वो जो एरर था वो ज़्यादा था, रह जाने वाला ऊपर वाला सारा रह गया था। अब जब दो रेक्टेंगल बनाई हैं तो ये एक पोर्शन है एरिया का जो इजाफी इसमें आ गया है। तो दो रेक्टेंगल बनाने से एरिया जो है वो ज़्यादा आ गया, और अगर तीन रेक्टेंगल बनाते हैं तो एरिया और ज़्यादा आ जाएगा, चार बनाते हैं तो और ज़्यादा आ जाएगा, पांच बनाते हैं तो और यानी एरर जो है वो कम से कम होता चला जाएगा। अब मैं एक से ज़्यादा जो है वो बनाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मुख्तलिफ पॉइंट्स उनकी मैंने हाइट ले ली, यहाँ से एक रेक्टेंगल बनेगी, दूसरी रेक्टेंगल, तीसरी रेक्टेंगल, चौथी, पांचवी, छठी। तो अब आप देखें कि जो रह जाने वाला ऊपर एरियाज़ हैं वो क्या हैं? वो बहुत कम है। तो जितने ज़्यादा आप रेक्टेंगल्स बनाते जाएंगे उतनी ज़्यादा, ये चाहे आप लेफ़्ट साइड से बनाएं, लेफ़्ट साइड से बनाएंगे तो एरिया रहता जाएगा जैसे मैंने ऊपर सिंगल के लिए बताया था, और अगर राइट वाले से करेंगे तो इजाफी एरिया आता जाएगा। अगर एक रेक्टेंगल होगी तो आने वाला इजाफी एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा होगा। ये भी मैं दोबारा आपको हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, वही पहले वाली बात। और अगर एक से ज़्यादा रेक्टेंगल्स जो हैं वो आप राइट साइड से बनाएंगे तो जो इजाफी एरिया है आने वाला वो कम होता जाएगा। ये चलें बना भी देता हूँ। राइट साइड से रेक्टेंगल बना, ये राइट लेंथ से एक रेक्टेंगल बनी, यहाँ से दूसरी बनी, यहाँ से तीसरी बनी, यहाँ से चौथी बनी, यहाँ से पांचवी। तो अब इजाफी एरिया जो आने वाला है ये आपको यहाँ से नज़र आ रहा है, ये कम है। बस आप इस बात को कैप्चर कर लें तो बाकी इसमें कुछ भी नहीं है।
तो ये एग्जांपल थी उसमें अब आप देखें कि ये उसने अभी सिर्फ उसको क्या है कि S1 S2 S3 S4 इन रीजन्स में बस उसने डिवाइड किया, अभी उसके ऊपर कोई स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं की है। स्ट्रेटजी अप्लाई किया उसने राइट साइड पे। राइट साइड पे उसने क्या किया है, ये उसने रेक्टेंगल्स बनाई हैं। अब आप वही वाली बात है कि आप रेक्टेंगल जो है वो लेफ़्ट वाली अप्रोच से लेते हैं या राइट वाली। इसमें देखें ये एरिया इजाफी असल कर्व ये जा रहा है, तो एरिया रेक्टेंगल्स की मदद से जो आ रहा है वो इजाफी आ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है ना, अंडर द कर्व से बढ़ रहा है। तो उसने राइट साइड वाली जो है उसने सारी स्ट्रेटजी यूज़ की हुई है। यानी ये जो पहला इंटरवल है इसके ऊपर जो उसने फंक्शन की वैल्यू ली है वो f(0) वाली लेने के बजाय f(1.4) वाली ली हुई है। तो ये रेक्टेंगल उसने यहाँ से बनाई हुई है, दूसरी रेक्टेंगल उसने 1.2 वाली से बनाई हुई है। तीसरी रेक्टेंगल उसने इस तीसरे पॉइंट से और चौथी वाली। अब ये लेफ़्ट वाली से भी उसने बनाया हुआ है, आगे अगर जाके देखें इसको तो ये लेफ़्ट वाली से भी बनाया हुआ है। लेफ़्ट वाली से उसने पहले इंटरवल का देखें f(0) है, हाइट उसकी है ही नहीं, तो ज़ीरो के ऊपर रेक्टेंगल बनी ही नहीं है। बनी ही नहीं है यानी बनी तो है लेकिन उसका एरिया ज़ीरो है। यानी आप इसको जब ये वाला इस इंटरवल पे आप इसको करेंगे तो इसका एरिया क्या होगा, f(0) इंटू ये वाला जो पहला इंटरवल है उसका डिस्टेंस। फॉर एग्जांपल ये वही b-a वाली बात हो गई, तो 1/4 -0। तो f(0) इसमें वैसे ही ज़ीरो है, तो इसलिए वो उसका एरिया बना नहीं है, हाइट बनी नहीं है। तो इसको ज़रा देख लेते हैं। अच्छा, अब आप इसको एरिया कंप्यूट करना है इनका, तो आप इन रेक्टेंगल्स का एरिया कंप्यूट कर लें चारों का, और इनको क्या कर लें, ऐड कर लें। तो देखते हैं क्या बनता है। पहली जो रेक्टेंगल है उसका नाम अगर आप R1 लिख दें तो इसका एरिया क्या होगा, b-a इंटू या b-a इंटू या जो भी है ये 1/4 -0 मल्टीप्लाइड बाई, चूँकि ये राइट साइड वाली आपके पास दो ऑप्शन है ना। अब ये अब आपको बताया हुआ है कि आप जो कर्व है उसको या तो लेफ़्ट साइड से उसको अप्रॉक्सीमेट कर लें, लेफ़्ट साइड वाली लेंथ ले लें, ये वाली हाइट ले लें रेक्टेंगल बनाने के लिए, या राइट वाली जो है वो आपने लेनी है। तो ये बार बार मैं इसलिए कर रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ ताकि एक ही दफ़ा ये क्लियर हो जाएगा, और आगे यही चीज़ जो है वो चलनी है टोटल थ्रू आउट। ये दोबारा फिर मुझे इसके ऊपर जो है वो ज़्यादा मेहनत जो है वो ना करनी पड़े। राइट साइड से रेक्टेंगल का क्या मतलब है, ये राइट साइड से बनाने का ये रेक्टेंगल, ये मतलब रेक्टेंगल इस सूरत में ज़्यादा एरिया, इस सूरत में कम एरिया। तो ये राइट साइड से बना हुआ है, तो राइट साइड से बना हुआ है तो ठीक है, आप इस रेक्टेंगल का एरिया फाइंड कर लें, इसका एरिया फाइंड कर लें, इसका एरिया फाइंड कर लें, और इन चारों का एरिया फाइंड कर लें और इनको ऐड कर दें। तो पहली रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 1/4 -0 मल्टीप्लाइड बाई हाइट इसकी क्या बनेगी, ये 1/4 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, तो ये हो जाएगा f(1/4)। तो इसी तरह से ये बाकी भी सारों का आ जाएगा। तो ये अब आप देखें कि इसके ऊपर कंप्यूट किया गया। अच्छा, इसको उसने लिखा नहीं है, चले मैं इसको लिख के बता देता हूँ कि टोटल एरिया जो है वो अगर हम इसको करें तो ये होगा A1 + A2 + A3 + A4। नाउ दिस इज इक्वल टू A1 एरिया क्या है, 1/4 -0
मल्टीप्लाइड बाई एफ ऑफ 1/4 प्लस आगे क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 1/4। ये मैंने ख़ुद से नहीं लिखा, ये यहाँ पे जो दूसरा इंटरवल है वो यही है 1/2 और 1/4। तो इन दोनों का डिफरेंस जो है ये वाली लेंथ दे देगा हॉरिजेंटल, और वर्टिकल लेंथ देखें ये कर्व तक जो है ये राइट साइड वाली यूज़ हो रही है, तो एफ ऑफ 1/2। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दें एफ ऑफ 1/2। अब चूंकि ये स्पेसेस यूनिफॉर्म है, यानी कोई से भी दो पॉइंट्स के दरमियान में डिस्टेंस जो है वो बराबर है, सेम है, जो कि क्या है 1/4 है सब में। आप कंप्यूट भी कर लें बेशक यहाँ से। इन दोनों का डिफरेंस 1/4, इन दोनों का डिफरेंस 1/4, अगले दो का भी 1/4, सब में 1/4 है। तो इसलिए उसने यहाँ पे उसको ये जो मैंने स्ट्रेटेजी लिखी है आप इसको पूरा करें। ये मैंने दो रेक्टेंगल्स का एरिया लिखा है, यहाँ पे एफ ऑफ 1/2 भी लिखें। ये मैंने दो रेक्टेंगल्स का एरिया लिखा है, आप इसको तीसरी का भी लिखें, चौथी का भी लिखें, और उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ये चीज़ बन रही होगी। ये वही है b माइनस ए 1/4 है, और f ऑफ 1/4 जो कि 1/4 का स्क्वायर बन जाएगा। f क्या है, x स्क्वायर है ना, तो f ऑफ 1/4 का स्क्वायर बन जाएगा। दूसरे में भी यही हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 का स्क्वायर। ये भी b मतलब वो डिस्टेंस है जो उन दोनों के दरमियान में, और ये f ऑफ 3/4 का स्क्वायर, और फिर f ऑफ 1 का स्क्वायर। तो असल एरिया से जो है ये एरिया लाजमी तौर पे बड़ा होना चाहिए। आप एरिया आपको पता है 0 से लेके 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये हम इसको कैलकुलेट करना जानते हैं पिछली क्लास से। आप इसको कैलकुलेट करें, देखेंगे रेक्टेंगल से जो आने वाला एरिया है वो बड़ा है और असल एरिया जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे वो ये बात कर रहे हैं इसमें कि इस तरह की चीज़ होगी। अच्छा, अब जब आप उसको राइट वाली रेक्टेंगल्स के साथ उसको अप्रॉक्सीमेट करेंगे तो उसमें भी एरिया जो है वो आप इसमें ये एल उसने लेफ़्ट वाली अप्रॉक्सीमेशन के लिए उसने एल यूज़ किया हुआ है, और ऊपर राइट वाली के लिए उसने आर यूज़ किया हुआ था। तो इसमें भी वही उसी तरह से कि ये 1/4 और 0 ये हॉरिजेंटल लेंथ, और वर्टिकल लेंथ तो एफ ऑफ 0 है ही 0। और उसके बाद दूसरी रेक्टेंगल 1/4 माइनस 1/2 माइनस 1/4, और वर्टिकल लेंथ जो है वो एफ ऑफ 1/2 वाली, फिर एफ ऑफ 1/3 वाली, और फिर एफ ऑफ 1/4 वाली। तो एफ ऑफ 1/2 एफ ऑफ 3/4। तो ये चार रेक्टेंगल्स का एरिया जो है वो आपने ले लेना है, और उन सबको ऐड कर देना है। ठीक है, ये वाली जो है वो लेफ़्ट वाली साइड यूज़ होंगी। इनमें 5 पॉइंट्स बन रहे हैं ना, हर रेक्टेंगल किसी भी रेक्टेंगल के दो एजेस बनेंगे ना, एक ये लेफ़्ट वाला, एक वर्टिकल, और एक मतलब सॉरी लेफ़्ट और राइट। तो जब ये साइड बाय साइड पड़ी हुई हैं, चार रेक्टेंगल्स बनानी है, तो पॉइंट जो है वो कितने बनेंगे, 5 बनेंगे। तो लेफ़्ट साइड से जब आप यूज़ कर रहे होंगे, लेफ़्ट साइड वाली हाइट्स यूज़ कर रहे होंगे, तो 0 1/4 1 यहाँ तक बस यूज़ हो जाएंगी। और अगर आप राइट साइड वाली यूज़ कर रहे हैं तो 1/4 1/2 3/4, और इस तरह से ये यूज़ हो जाएगा। बस इसमें यही है। इनके ये जो चार एरियाज़ हैं इनको भी जो है वो आप क्या कर लें, ऐड कर लें। वही है b माइनस है, यानी इंटरवल के लेंथ ये वही सेम ही है, और बाकी ये 0 का स्क्वायर यानी एफ ऑफ 0 का स्क्वायर, और फिर f की अगली वैल्यू और अगली वैल्यू, इनको भी ऐड कर लें। और यहाँ से आपको ये चीज़ भी नज़र आएगी कि लेफ़्ट अप्रोक्सीमेशन से आपका एरिया असल एरिया से कम होता है, क्योंकि एरिया इसमें लूज़ कर रहे होते हैं, इसमें हम राइट वाले में गेन कर रहे होते हैं, और असल एरिया बीच में कहीं होता है। अब ये आप इसको देखें, अगर हमने
रेक्टेंगल्स जो हैं यहाँ पे कितनी थी, यहाँ पे 4 रेक्टेंगल्स हमने बनाई हुई हैं, और ऊपर भी हमने 4 ही रेक्टेंगल्स बनाई हुई हैं। और हम अगर रेक्टेंगल्स की तादाद जो है वो नीचे आके ये बढ़ाते हैं, आपके पास किताब है, ज़रा देखिएगा, रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा दी है। अब रेक्टेंगल्स की तादाद बढ़ा दिया तो एरर कम हो जाएगा, इसमें लेफ़्ट वाली में रह जाने वाला एरिया कम होगा, एरर कम होगा, राइट वाली में जो एरिया इजाफी आ रहा है वो भी कम होगा। इसमें आगे आके देखें, इसमें जो नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हैं और उसने जो है वो बढ़ा दी हैं, और ज़्यादा बढ़ाने से जो है वो एरर और कम हो जाएगा। अब ये एग्जांपल 2 है, वो कहता है कि अगर आप नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स, ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स के हवाले से बात हो रही है कि अगर नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स आप इन्फिनिट की तरफ ले जाएं तो इसका इंटेग्रल जो है ये 1/3 आएगा। एक्चुअली नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स अभी हमने बात की है कि नंबर ऑफ़ इंटेग्रल्स नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स आप बढ़ाते चले जाएं तो एरर कम होता चला जाएगा। इसका मतलब ये है कि इफ़ वी इंक्रीज नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स अप टू इन्फिनिटी, देन एरर विल रिड्यूस टू ज़ीरो। कभी हम इन्फिनिट पे पहुंच गए तो एरर जो है वो ज़ीरो को पहुंच जाएगा। ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट, ये लिमिट भी हमने बड़ी तफसील से हमने इसको पढ़ा हुआ है, तो बस यही चीज़ इसमें है और इसमें कुछ नहीं। ये अब कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं, वो कहता है कि हमने नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स 10 लिए हैं तो इजाफी एरिया ये सामने नज़र आ रहा है, ये ज़्यादा है। ये नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स हमने 50 ले लिए हैं तो बहुत कम है, और ये 30 लिए हैं और नंबर ऑफ़ रेक्टेंगल्स 50 लिए हैं, तो अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही कम एरिया है जो इजाफी आ रहा है। और 100 ले लें, 1000 ले लें और कम होता जाएगा। इन्फिनिट ले लें तो एग्जैक्ट हो जाएगा। इन्फिनिट पे हम जा नहीं सकते, एग्जैक्ट आ नहीं सकता, कभी पहुंच गए तो आ जाएगा। ये इसी तरह से वो ऊपर वाली राइट अप्रोक्सीमेशन थी, ये लेफ्ट अप्रोक्सीमेशन है, इसमें भी यही है। अब ये कोई रीजन है उसने बताया हुआ है, उसी तरह से ये कर्व के अंडर है, मौजूद है, उसने पीसेस बना लिए हैं बहुत सारे, जितने भी उसने बनाए हैं। तो अब नीचे उसने उसकी रेक्टेंगल्स बना दिए हैं, ये रेक्टेंगल्स बनी हुई हैं। ये कौन सी हैं? राइट वाली अप्रॉक्सीमेशन ली हुई। अभी आप इसको खुद देखेंगे, इसमें आप देखें कि इसमें सिर्फ 2 रेक्टेंगल्स दी हैं, तो कर्व के अंडर जो वाइट रीजन है जो कि एरर वाला है, जो कि ज़ाया हो रहा है, ये ज़्यादा है। यहाँ पर रेक्टेंगल 4 लिए हैं तो कम हो गया ज़ाया होने वाला, ज़्यादा लिए हैं तो और कम हो गया एरर, और यहाँ पे और कम हो गया। डिस्टेंस प्रॉब्लम को देखना है, आप देख लें, नहीं इसको रहने दें, अभी इसके बारे में कोई चीज़ होगी तो हम बाद में इसको देखेंगे। यहाँ पे ये इस फिगर में ये बता रहा है कि जब आप इंटेग्रल कंप्यूट कर रहे होते हैं तो कर्व जो है वो ऐसा हो सकता है किसी पोर्शन में अबव एक्स एक्सेस और किसी में बिलो एक्स एक्सेस हो। तो बहरहाल इंटीग्रेट करने से अगर आपका बिलो एक्स एक्सेस वाला पोर्शन भी मौजूद है तो ये एरिया लॉस हो सकता है। तो इस तरह का अगर कोई मसला हो तो इंटीग्रेट करने से पहले किसी भी इंटरवल पे किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करने से पहले हमने खुद जो है वो इस चीज़ को देखना है कि कर्व जो है वो अ, दोनों साइड पे ना हो एक्स एक्सेस के। अगर है तो फिर उसको अलग अलग सॉल्व करें, अबव एक्स एक्सेस वाले को अलग सॉल्व करें और बिलो एक्स एक्सेस वाले को अलग सॉल्व करें, और फिर उनकी मैग्नीट्यूड ले लें ताकि वो ऐसा ना हो कि एरिया ज़ाया हो जाए। एरिया तो क्वांटिटी है ना, एरिया तो क्वांटिटी है, एरिया को तो ज़ाया नहीं होना चाहिए। लिहाजा आप इस एरिया को अलग कंप्यूट कर लें, इस एरिया को अलग कंप्यूट कर लें, और ये जो बिलो एक्सेस वाला है इस एरिया को अलग कंप्यूट कर लें,
और बाद में इनकी मैग्नीट्यूड लेके जो है वो इनको ऐड कर दिया जाए। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटेग्रल की डेफिनेशन है कि डेफिनेट इंटेग्रल क्या है। एक्चुअली डेफिनेट इंटेग्रल यही है कि एरिया अंडर द हमें कर्व देता है, और इसमें वही है जो हम वी सा इन सेक्शन 5.1 दैट द लिमिट ऑफ द सम, ये क्या है, अराइज व्हेन arises when we compute an area. We also saw that it arises when we try to find the distance traveled by an object. ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन कर रहा है और आगे इसकी डेफिनेशन ऑफ द डेफिनेट इंटेग्रल है। अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि आप रेक्टेंगल्स का एरिया कंप्यूट करें। एफ ऑफ एक्स आई स्टार क्या है, एफ ऑफ एक्स आई स्टार, स्टार उसने इसलिए लगाया है कि जब आप अप्रॉक्सीमेशन कर रहे थे तो आपके पास चॉइस है कि आप लेफ़्ट वाली अप्रॉक्सीमेशन ले लें या राइट वाली अप्रॉक्सीमेशन ले लें या कोई सेंटर वाली अप्रॉक्सीमेशन ले लें, यानी इस तरह की वो थी, या कोई और ले लें। तो इसलिए उसने ए बी या सी या इस तरह की कोई चीज़ लिखने के बजाय उसने जनरल नाम दे दिया एक्स स्टार, यानी x1 स्टार, x2 स्टार, x3 स्टार। अब ये लेफ़्ट अप्रॉक्सीमेशन भी हो सकती है, राइट भी हो सकती है, जो भी है, जनरल एक उस तरह से कर दिया। और डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स ये वही है बी माइनस है, यानी दो इंटरवल की जो वैल्यूज़ हैं, बाउंड्रीज हैं, उनका डिफरेंस है, ये डेल्टा एक्स है। तो ये डेल्टा एक्स और जो हाइट है वो हो गई एफ ऑफ एक्स, यानी चाहे आप लेफ़्ट हाइट ले रहे हैं, चाहे आप राइट हाइट ले रहे हैं, चाहे आप कोई सी भी हाइट ले रहे हैं। और उसके बाद अगर आप जो है वो नंबर ऑफ, ये क्या बना है, ये एफ ऑफ एक्स आई स्टार और डेल्टा एक्स, ये किसी एक रेक्टेंगल का एरिया है, किसी एक, आपने एन रेक्टेंगल्स बनाई हैं, ये अभी हमने ऊपर बात की, बहुत सारी रेक्टेंगल्स बनाई हैं, तो उनमें उनका जो है वो ये क्या है, एरिया है, उनमें से एक का एरिया, तो उसके ऊपर सम लगा दें, सबका एरिया हो गया। अब अगर ये n है रेक्टेंगल्स, मिसाल के तौर पे 10 है, 5 हैं, जितनी भी हैं, तो फिर इसमें एरर होगा। अभी हम ऊपर देख आए हैं कि जी 2 रेक्टेंगल्स हैं तो एरर ज़्यादा है, 4 रेक्टेंगल्स हैं तो एरर थोड़ा सा कम है, 10 हैं तो फिर कम है, 50 हैं तो और कम है। तो अगर तो आप एन जो है वो स्पेसिफाई करते हैं तो फिर जो है वो कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा। तो हम कहेंगे कि ये जो रेक्टेंगल्स का सम है, दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये मैंने जो ऊपर निशान लगाया है इक्वालिटी के ऊपर, ये अप्रॉक्सीमेशन के लिए लगाया है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू इंटेग्रल। और ये बात भी मैंने अभी की है कि इफ़ नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन वी इंक्रीज अप टू इन्फिनिटी, इनफाइनाइट लेते हैं यानी लिमिट लेते हैं, ये लिमिट एंड टेंड टू अप्रोचेस टू इन्फिनिटी लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि अगर हम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स इन्फिनिट ले लेते हैं तो फिर एरर ज़ीरो हो जाएगा। एरर ज़ीरो हो जाएगा तो फिर इन सारी रेक्टेंगल्स का सम जो कि इनफाइनाइट हैं वो इंटेग्रल के इक्वल होगा। कभी हम इन्फिनिट तक पहुंच गए, इन्फिनिट नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बना ली तो इंटेग्रल के इक्वल होगा, ना बना सके तो नहीं होगा। बहरहाल समझाना वो क्या चाह रहा है, इसका ज़रिए समझाना वो ये चाह रहा है कि अगर हम इज इक्वल टू, मैं ये लिख लेता हूँ एरिया, एरिया ऑफ द रीजन, कि अगर हम या तो ये कंप्यूट कर लें या फिर ये वाली चीज़, इन दोनों में से या तो लेफ़्ट कंप्यूट कर लें या राइट कंप्यूट कर लें, जो भी कंप्यूट कर लें हमें एरिया मिल जाएगा। इसका असल बात बताने का इस पूरी कहानी में क्या है कि अगर हम, ये दोबारा मैं लिखता हूँ दिस इज़ इक्वल टू ए, पूरी इसमें कहानी ये है कि अगर हम ये पहला सर्कल बना रहा हूँ, ये कंप्यूट कर लें या फिर हम ये इंटेग्रल ये वाली चीज़ कंप्यूट कर लें तो हमारे पास जो है वो रीजन का एरिया आ जाएगा। अब ये उसने लिंक किया है इन दोनों चीज़ों को कि एरिया, समझाया है कि एरिया है कैसे, ये एरिया है क्या या कैसे है, और फिर उसका इंटेग्रल के साथ कैसे ताल्लुक़ बन रहा है। ये असल जो थीम है इसके पीछे वो ये है। अब चूंकि ये लेफ़्ट वाला, ये जो सम वाला है, इसमें तो हम इनफाइनाइट तक जा नहीं सकते, तो ये चीज़ इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड पे करें, और इंटेग्रल की अगर टेक्निक आपको आती है
ये वाली आप कंप्यूट कर लें तो आपके पास जो क्या है वो क्या मिल जाएगा, आपको एरिया मिल जाएगा। तो इसलिए हम जो टेक्निक्स ऑफ इंटीग्रेशन है इसलिए हम पढ़ते हैं कि हम एरिया जो है वो एक्यूरेटली किसी भी रीजन का जो है वो हम फाइंड कर लें, तो हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो ये उसने सारा कॉन्सेप्ट बताया कि इंटेग्रल का जो है वो एरिया से ताल्लुक़ क्या है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।